जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर मॉडल प्रश्न पत्र उत्तर सहित। दोस्तों आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा और एग्जाम देने से पहले आज का ये वीडियो आप पूरा अगर देख लेते हैं तो ये समझिए कि आप 80% से ज़्यादा इस पेपर के माध्यम से लाने का हकदार हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्न को आप लोग एक बार जरूर देखें। आइए देखते हैं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम जो आपका फर्स्ट पेपर होगा। आपका अगर सेमेस्टर वाइज है और सेकंड सेमेस्टर है तो आपको फर्स्ट पेपर के अंतर्गत नॉलेज एंड क्यूरिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या बुक मिलेगा और ये पेपर आपको पढ़ना है। तो कैसा कैसा प्रश्न आता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आइए हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ उत्तर को भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे और 50 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक। दोस्तों हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ज्ञान की अवधारणा स्पष्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप लोग ज्ञान एवं सूचना, जो आपका ज्ञान है और सूचना है, आप लोग एक एक परिभाषा जरूर याद करके रखिएगा और एग्जाम देने से पहले जाइएगा। ठीक है, तो ज्ञान क्या होता है और सूचना क्या होता है, इस पर एक एक परिभाषा लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि ज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। तो दोस्तों ज्ञान होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कहीं से आपको कोई सूचना मिला, कहीं से टीवी देख करके, मोबाइल से या किसी भी प्रकार का कोई सूचना मिल रहा है। ठीक है, तो उसको आपके दिमाग में याद रहना, वही एक ज्ञान होता है। जैसे आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आप ये मोबाइल देख रहे हैं, सपोज आप ऑनलाइन ये क्लास कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये हम आपको सूचना दे रहे हैं, लेकिन इस सूचना को आप याद करके एग्जाम अभी आप देने जाएंगे और एग्जाम में इसको हूबहू देख करके या इस ज्ञान एवं पाठ्यक्रम को जो अभी हम बता रहे हैं इसको आप उस पर लिख दीजिएगा, वो आपके ज्ञान का कमाल रहेगा। ठीक है, अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ये आपको सूचना है और एग्जाम में इसको लिख देंगे, यही ज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि ज्ञान की अवधारणा स्पष्ट करें। तो यहाँ पर हम आपको एक बात ये कहना चाहेंगे, ज्ञान और सूचना हम बिल्कुल क्लियर कर दिए। ज्ञान का अर्थ है परिभाषा, वह विचार जो चिंतन की विषय वस्तु की वास्तविक प्रकृति के अनुरूप हो। ठीक है, वास्तविक प्रकृति के अनुरूप हो, ज्ञान कहलाता है। जैसे ऐसा कोई प्राणी जो जगत की वास्तविक प्रकृति से परिचित हो तो कहा जा सकता है कि उसे जगत का ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान अंग्रेजी भाषा के नॉलेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ मनुष्य में चेतना वृद्धि के प्रकट होने से लगाया जाता है। यानी ज्ञान क्या होता है, ज्ञान ये होता है कि कोई भी चीज़ है उसको मनुष्य की चेतना यानी ब्रेन में जो फिट हो जाता है और 2 वर्ष 1 वर्ष 10 वर्ष के बाद भी उसको निकालते हैं और सटीक उस पर आप विश्लेषित कर देते हैं, वही आपका ज्ञान होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक परिभाषा हम आपको बता दे रहे हैं, ये परिभाषा बहुत छोटा है, अगर चाहे आप लोग तो लिख सकते हैं। ठीक है, अद्वैत वेदांत के अनुसार ज्ञान की सत्यता वह है जिसे उत्तरवर्ती ज्ञान झूठा सिद्ध न कर सके। ठीक है, ज्ञान की सत्यता वह है जिसे उत्तरवर्ती ज्ञान झूठा सिद्ध न कर सके, ये अद्वैत वेदांत के अनुसार है। ठीक है, ये परिभाषा बहुत छोटा है, आप लोग ज्ञान का एक परिभाषा ये जरूर लिख लीजिएगा। अब हम लोग देख सकेंगे रामानुज के अनुसार ज्ञान का ही परिभाषा अगर देखा जाए तो रामानुज के अनुसार क्या है, तो ज्ञान तो आत्मा का आवश्यक गुण है। ज्ञान क्या है, ज्ञान तो आत्मा का आवश्यक गुण है, रामानुज के अनुसार है। और आपसे हम रिक्वेस्ट ये करेंगे कि जैसे ही आपसे ज्ञान या सूचना पूछा जाता है तो सबसे पहले ज्ञान का अर्थ लिखेंगे, उसके बाद ज्ञान की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद अगर चाहें आप तो ज्ञान का महत्व भी दे सकते हैं। इस तरीके से अगर आप हेडिंग दे करके और एक एक लाइन अगर लिख देते हैं तो ये समझिए कि आपको 2 नंबर में 2 नंबर पूरा मिलेगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ज्ञान तो हम लोग देख लिया, अब सूचना के भी बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सूचना के बारे में ये सूचना की विशेषता पूछा गया है दोस्तों। हो सकता है कि आपको उससे सूचना का अर्थ भी पूछ दे, सूचना का परिभाषा भी पूछ दे, तो आप लोग सूचना का अर्थ परिभाषा जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब देखेंगे सूचना की विशेषता क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं से कोई भी सूचना मिल जाती है, पेपर से, न्यूज़पेपर, टीवी, कोई बता देता है, कहीं आप गए हैं, कोई किसी भी प्रकार का जो आपको न्यूज़ मिलता है, जो सूचना मिलती है, वही सूचना है, ठीक है। प्रत्येक सूचना का मूल्य होता है, इस मूल्य को कई कारक प्रभावित करते हैं, यही कारक सूचना की विशेषताएं होती हैं जो निम्नलिखित है, ठीक है। उपलब्धता, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप लोग समझते हैं तो ये समझिए कि ये 10 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 15 नंबर में, सॉरी, क्योंकि आपका जो बुक है वही ज्ञान एवं सूचना से संबंधित है। तो यहाँ पर उपलब्धता, पहले ये है कि सूचना अगर समय से उपलब्ध नहीं होता है तो ये सूचना बेकार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको एडमिट कार्ड लेना है, एडमिट कार्ड लेना है और पेपर आपका अगर देखा जाए तो 13 तारीख से शुरू है, और एडमिट कार्ड लेने के लिए आपको 13 तारीख को अगर सूचना मिलती है तो आप एडमिट कार्ड ले करके भी बेकार रहेगा। तो ये सूचना अगर उपलब्ध सही समय पर न हो तो फिर उस उपलब्धता का बेकार है, ये सूचना बेकार हो जाएगा। उपयुक्तता, ठीक है, उपयुक्तता, उस सूचना में कितना उपयुक्तता है इत्यादि ये सब बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद समयबद्धता, समय के अंतर्गत सूचना अगर नहीं मिलती है तो भी बेकार है। संपूर्णता, देखा जाए तो सूचना संपूर्ण होना चाहिए, अधूरा सूचना नहीं होना चाहिए, अधूरा सूचना मिलता है तो वो भी बेकार है, ठीक है। प्रस्तुतिकरण, अगर सूचना देने वाला प्रस्तुतिकरण सही तरीके से नहीं करता है तो वो भी सूचना बेकार है। ये सारे विशेषताएं के अंतर्गत आता है। अगर आप चाहें तो अगर हेडिंग नहीं याद हो पाता है तो सूचना की विशेषता कर सकते हैं, तो उसमें ये लिख सकते हैं सही समय पर अगर सूचना नहीं मिलता है तो सूचना की दिक्कत हो जा सकती है। अब देखिए औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, दोस्तों ये इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम इसके बारे में कह नहीं सकते कि कितना ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो औपचारिक शिक्षा क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि औपचारिक शिक्षा, ठीक है। तो जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ एक ऐसी शिक्षा है जिसमें नियम कायदे का काफ़ी महत्व होता है, जैसे कि रोज़ स्कूल या कॉलेज जाना, रेगुलर क्लासेस और होमवर्क करना, इसे नियमित शिक्षा भी कहते हैं, ठीक है। औपचारिक शिक्षा को नियमित शिक्षा भी कहते हैं। यह कुछ निश्चित समय के बीच ही क्रियाशील रहती है, इसके साथ साथ इसकी एक निश्चित योजना भी होती है, जैसे कि किस दिन क्या पढ़ाया जाना है, किस घंटी में पढ़ाया जाना है, ये सब औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। यानी दोस्तों आप कह सकते हैं कि जैसे स्कूल की जो नियमबद्ध नियम तरीके से क्लास वाइज जो शिक्षा दी जाती है वो एक औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, ठीक है। स्कूल में छात्रों को औपचारिक शिक्षा एक निश्चित समय पर कुछ निश्चित विधियों के द्वारा ही दी जाती है, ठीक है। अब अनौपचारिक शिक्षा, जब औपचारिक शिक्षा आप लोग देख लिए तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि औपचारिक शिक्षा के विपरीत अनौपचारिक शिक्षा होता है। जैसे औपचारिक शिक्षा आपको क्लास में नियमबद्ध नियम तरीके से दी जाती है, वैसे ही अगर अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बात करें हम तो दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा, कोरस्पॉन्डेंस का नाम आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो पत्राचार का नाम जरूर सुने होंगे, पत्राचार का नाम नहीं सुने होंगे तो प्राइवेट का नाम जरूर सुने होंगे। तो प्राइवेट से या कोरस्पॉन्डेंस से या पत्राचार, कोरस्पॉन्डेंस या प्राइवेट इत्यादि से जो बीएड करते हैं, डीएड करते हैं, बीटीसी इत्यादि होता है, तो ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसमें अगर देखा जाए तो आपको प्राकृतिक से भी शिक्षा मिल सकती है, कोई बता रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है उससे भी शिक्षा मिल सकती है, समाज से शिक्षा मिल सकती है, और इसमें कोई नियमबद्ध नियम तरीका नहीं होता है कि आपको इतना घंटा इस समय पर पढ़ना है। ये सारे चीज अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जैसा कि नाम से ही समझ आता है कि अनौपचारिक शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा होती है, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षा होती है, यह किसी नियम अथवा किसी विशेष विधि के बिना ही प्राप्त होती है। अनौपचारिक शिक्षा के लिए
व्यक्ति को किसी विशेष संस्थान या स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ जाती है बात व्यवहारवादी उपागम। ठीक है, व्यवहारवादी उपागम, पर्यावरणवादी उपागम, केंद्रीय उपागम इत्यादि जो उपागम है दोस्तों, उपागम से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो हो सकता है कि आपसे पर्यावरणवादी उपागम या व्यवहारवादी उपागम या फिर केंद्रीय उपागम इत्यादि जो उपागम है, दक्षता अनुभव उपागम, ये सारे उपागम है, इसमें से आपसे पूछा जरूर जाएगा। तो आप अगर ये उपागम से संबंधित अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर आप जाएंगे तो व्यवहारवादी उपागम या जितने भी उपागम है बना हुआ है वीडियो। ठीक है, हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, जिसमें आपका पेपर नंबर फर्स्ट के अंतर्गत लगभग 15 से 20 वीडियो बनाए गए हैं। हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम आप 1 से 2 घंटा अपना टाइम वेस्ट करके ये सारे 15 से 20 वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देख लेते हैं, तो ये समझिए कि आपका सारा का सारा क्वेश्चन इसी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए व्यवहारवादी उपागम क्या होता है। तो दोस्तों, व्यवहारवादी उपागम के प्रवर्तक जो थे वो जेबी वाटसन थे। इनको जॉन ब्रांडिस वाटसन कहा जाता था। इन्होंने प्राकृतिक को माना है। ठीक है, प्राकृतिक को ही माना है कि प्राकृतिक में अगर बच्चों को डाल दिया जाए, अभी बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा देख लीजिए पहले। जेबी वाटसन एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यवहारवाद को संहितावाद और प्रचारित किया। उसके अनुसार उनके विचार में मनोविज्ञान के लिए एक दृष्टिकोण पर्यावरणीय घटना और मानव व्यवहार के बीच संबंधों के उद्देश्य अन्वेषणात्मक अध्ययन तक सीमित था। जॉन बी वाटसन के व्यवहारवाद के संस्थापक और जनक के रूप में जाना जाता है। व्यवहारवादी उपागम औपचारिक संगठन को भी महत्व देता है, लेकिन उसका बल है कि मनुष्य के अंतर मन को जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि संगठन की आंतरिक व्यवस्था को। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये है कि जो संगठन है, ठीक है, संगठन है, बच्चों के अंतर मन को जानना, मनुष्य के अंतर मन, उसके मन में क्या चल रहा है, इसको जानना भी उतना महत्वपूर्ण है जितना कि संगठन की आंतरिक व्यवस्था को। जैसे मान लीजिए कोई संगठन चल रहा है, उसकी आंतरिक व्यवस्था क्या है उसके बारे में आपको जानना, और बच्चों के मन में या व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसको भी आपको जानना उतना ही आवश्यकता है। ठीक है, व्यवहारवादी के अंतर्गत अगर देखें तो इस प्रकार व्यवहारवादी, यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, इस प्रकार व्यवहारवाद शास्त्रीय और मानव संबंध विचारधाराओं के मध्य एक पुल का काम करता है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में संरचनावाद और प्रकारवाद का विरोध होने के कारण व्यवहारवाद की स्थापना हुई। ठीक है, इसके पहले चेतन के तत्वों को अध्ययन पर बल दिया जाता है, जिसे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने निरर्थक समझा और कहा कि चेतना का हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन सार्थक है। तो दोस्तों, जेबी वाटसन का कहना था कि आप अगर हमें 12 स्वस्थ बच्चे अगर दे देते हैं तो आप उसको पर्यावरण में हम रख करके आप उससे डॉक्टर कहें, इंजीनियर कहें, महात्मा कहें, जो आप कहेंगे वो मैं उन बच्चों को बना सकता हूं। चूंकि अनुवांशिकता का या उसके परिवार का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। जिस पर्यावरण में हम जिस बच्चे को रखेंगे वैसा वो बच्चा बन जाएगा, उसका व्यवहार उसके अनुसार बदल जाएगा। ये व्यवहारवादियों का कथन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, आपसे क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है, लिंग भेद। तो दोस्तों, लिंग भेद क्या होता है इसके बारे में अगर देखें तो आपसे क्वेश्चन 2 तरीका से पूछा जाएगा। यहाँ देखेंगे लिंग भेद लिखा हुआ है और लैंगिक भेद भी इसके बारे में आपको जानना है। तो यहाँ लिंग भेद है, यहाँ लैंगिक भेद है। ठीक है, तो लिंग भेद के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जो प्राकृतिक ने स्त्री पुरुष या हर एक जंतु जानवर जितने भी है उसमें जो लिंग भेद है स्त्री पुरुष, ठीक है, मेल फीमेल बनाया है। ठीक है, प्रकृति ने जो बनाया है उसे ही लिंग भेद हम कह सकते हैं, यानी स्त्री पुरुष, गाय भैंस या इस तरीके से जो अपना मेल फीमेल बना हुआ है वही लिंग भेद है। लेकिन इसके अंतर्गत अगर देखें तो लिंग भेद एक माता अपने शिशु को अपना दूध पिलाती है। यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा।
एक माता अपने शिशु को अपना दूध पिलाती है, परंतु इस प्रकार की विशेषता प्रकृति ने पुरुषों को प्रदान नहीं की है। ठीक है, पुरुषों को प्रदान नहीं किया। क्या पुरुष कोई दूध पिलाता है? नहीं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रकृति ने जो लिंग भेद जो अंतर किया है उसमें ये देखा गया है कि जो माता होती है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, परंतु प्रकृति ने जो मनुष्य बनाई है उनको ये सुविधा प्रदान नहीं की है। स्त्री और पुरुष का यह अंतर लिंग भेद कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि लिंग भेद स्त्री और पुरुष की शारीरिक बनावट पर आधारित जैविक अंतर भी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पुरुष का बनावट कुछ और है, स्त्री का बनावट कुछ और है, तो ये जो प्राकृतिक बनावट है ये भी लिंग भेद के अंतर्गत जो स्त्रीत्व और पुरुषत्व को आधार है। प्रकृति होने के कारण इस प्रकार का अंतर भी जगहों और सभी समय समान होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जैसे आप स्त्री और पुरुष की जो प्राकृतिक बनावट है, आप सऊदी अरब चले जाइए या विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, जो शारीरिक बनावट है वो प्राकृतिक बनावट स्त्री पुरुष का वो समान ही आपको मिलेगा। यही एक लिंग भेद के अंतर्गत आता है। लेकिन यही अगर लैंगिक भेद अगर आपसे पूछ देता है तो इसमें क्या होगा कि जैसे सामाजिक क्षेत्र में आप लोग देखे होंगे कि जैसे कॉलेज में, स्कूल में या सामाजिक स्थल पर कहीं कहीं बना होता है कि इधर लेडीज बैठेंगी, इधर स्त्री बैठेगी, इधर पुरुष। कॉलेज में देखेंगे एक तरफ पुरुष बैठेगा, एक तरफ। तो इस तरीके का लैंगिक भेद ये सामाजिक क्षेत्र में है और ये एक लैंगिक असमानता के अंतर्गत दर्शाता है। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कि लैंगिक भेद के अंतर्गत अगर इस तरीके से पूछता है तो लैंगिक भेद को लैंगिक असमानता भी कहा जा सकता है। सामाजिक असमानता का यह रूप न्यूनाधिक मात्रा में दुनिया में प्रायः हर स्थान पर मौजूद है। जो अभी आपको बता रहा है कि जो लैंगिक भेद है पुरुषों और स्त्रियों में जो अपना अलग अलग की प्रक्रिया की, लड़कियां गृह विज्ञान पढ़ेंगी, लड़के साइंस पढ़ेंगे, लड़कियां आर्ट पढ़ेंगी, लड़के साइंस पढ़ेंगे, लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के बाहर के काम करेंगे। इस तरीके का लैंगिक भेद आपको समाज में देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों ये आपका लैंगिक भेद होता है। ठीक है, अब लैंगिक भेद का महत्व पूछ दे, लैंगिक भेद का अर्थ पूछ दे, तो ये यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लैंगिक भेद क्या कहलाता है। दोस्तों आपसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सबसे पहले तो लास्ट तक आप देखिएगा, क्योंकि आपको 80% प्लस लाना है। दोस्तों अगर आप 80 प्लस लाते हैं तो हमें भी उतना ही खुशी मिलेगी जितना कि आपको खुशी मिलेगी। तो अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस एक वीडियो के माध्यम से आपको 80 प्लस लाने के योग्य हम बना सकें। ठीक है, तो एक बात और यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पेपर बीएड के सारे नोट्स जो नोटिफिकेशन होता है ये सारे चीज़ आपको फ्री में अवेलेबल कराया जाता है। दोस्तों यहाँ कोई आपसे चार्ज नहीं ली जाती है। ठीक है, तो हमारे मेहनत के लिए आप ये काम तो कर ही सकते हैं कि सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना कोई ग्रुप हो कॉलेज का तो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं लैंगिक भेद के अंतर्गत और क्या है। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष घरेलू व घर का देखभाल के लिए कार्य नहीं कर सकता, जो अभी हम आपको बता रहे हैं, किंतु ऐसा सोच बनी हुई है कि घर के भीतर का कार्य महिलाओं की जिम्मेवारी है, जबकि वे घर से बाहर वह धन कमाने का कार्य भी कर सकती हैं और कर भी रहे हैं। यह सोच लैंगिक भेद का एक उदाहरण है। दोस्तों तो ये आप देख सकते हैं कि इस समय हर एक क्षेत्र में महिला आप आगे बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं। ये लैंगिक भेद के अंतर्गत आता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपकी एक शिक्षक के गुण। दोस्तों एक टीचर का क्या गुण होना चाहिए, आप खुद सोचिए कि आप कॉलेज जाते हैं और आपको कॉलेज में कोई टीचर पढ़ाता है तो उस टीचर का कैसा व्यवहार आपको पसंद आता है, वही गुण आप यहाँ लिख सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि अच्छा वक्ता होना चाहिए, जो टीचर हो अच्छा वक्ता हो, ज़्यादा गुस्सा करने वाला ना हो, बच्चों से प्रेमवत व्यवहार करे, उसके बोलने की शैली अच्छी हो, समझाने का तरीका अच्छा हो। ठीक है, यही आप लोग चाहते
चाहते हैं ना, तो उसी तरीके से एक शिक्षक का गुण क्या होना चाहिए। अगर यहाँ हम लोग देखें तो अध्यापक, यहाँ पर एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी ये शिक्षक के गुण का मतलब ये अलग अलग जगह पूछ सकता है। हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक का गुण क्या होगा। तो दोस्तों अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर नीचे आ रहा है तो हम आपको जरूर बताएंगे कि पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक का गुण क्या होना चाहिए, पाठ्यचर्या में शिक्षक का गुण क्या होना चाहिए, विद्यालय परिसर में शिक्षक का गुण क्या होना चाहिए। इन सारे टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे जैसे ही टॉपिक आता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक शिक्षक का गुण क्या होना चाहिए। तो अध्यापक अपने कार्यों को सफलतापूर्वक एक उचित प्रकार से करने के लिए आवश्यक है कि उसमें कुछ गुण अथवा विशेषता होनी चाहिए। जो टीचर होता है उसके अंतर्गत कुछ गुण होने चाहिए, कुछ विशेषता होनी चाहिए। वो कौन सी विशेषता होनी चाहिए यहाँ पर देखेंगे आप लोग। तो सामान्यतः एक अच्छे अध्यापक में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। ये कौन? तो ये शिक्षक के मुख्य रूप से 4 गुण। आप लोग अगर ये 4 गुण अगर याद कर लेते हैं तो इसके अनुसार आप लोग 10 गुण अपने आप भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए कि शैक्षिक गुण और योग्यता। जो टीचर है, टीचर एक शैक्षिक योग्यता वाला होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए कि इस समय आप लोग देखते होंगे कि जो लोकल में अपना विद्यालय रखते हैं इस तरीके से, तो वो बिना योग्य टीचर रख देते हैं। बिना योग्य अगर टीचर रहता है तो अगर देखा जाए तो आपको ये होता है ना कि अच्छा डॉक्टर रहेगा तो तुरंत रिस्पांस कर सकता है, या अच्छा टीचर है, अच्छा गुरु है, तभी आपका जो आगे बढ़ने का जो लाइन रास्ता है वो क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा ड्राइवर रहेगा ट्रक या बस का ड्राइवर अच्छा रहेगा तभी आपको सुरक्षित पहुंचा सकता है जहां आप जाना चाहते हैं। अगर ड्राइवर ही न योग्य हो, ड्राइवर न उस गाड़ी को चलाने में सक्षम हो, देखा जाए तो अगर सही तरीके वो कहीं भी इधर उधर पलट सकता है। तो टीचर भी शैक्षिक गुण योग्य होना चाहिए, नहीं तो आपको जहां आप जाना चाहते हैं वहां नहीं पहुंचा पाएगा। ये पहला और महत्वपूर्ण शिक्षक का गुण होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि व्यावसायिक गुण होना चाहिए। व्यावसायिक का मतलब कि वो जो अपना जो टीचर है वो एक व्यावसायिक के नज़रिया से इसको न देखे, एक प्रेमवत नज़रिया से देखे, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से शिक्षण दे सके। व्यक्तित्व संबंधी गुण, ठीक है, उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, चरित्र उसका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये शिक्षक का गुण होना चाहिए। संबंध स्थापित करने का गुण। दोस्तों आपसे संबंध, जैसे भाईचारा, दोस्त अगर बन करके टीचर अगर पढ़ाता है तो ये समझिए कि आप ज़्यादा सीख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो और बताए हैं आपके, या आपको खुद, आप बीएड कर रहे हैं यार, आप लोग तो खुद टीचर हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि आपका क्या गुण होगा जो बच्चों को पसंद आएगा, आपके कॉलेज को पसंद आएगा। ठीक है, आपके अंदर एक नेता का गुण होना चाहिए। जैसे नेता का मतलब ये नहीं कि आप गलत झूठ भाषण ही करें, आप नेता का मतलब ये होता है कि गाइड करने वाला, जो एक झुंड समूह को सही रास्ता दिखाने वाला आप होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे 7वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, 7वां क्वेश्चन ये पूछा गया कि अधिगमकर्ता के गुण। दोस्तों यहाँ पर अधिगमकर्ता यानी लर्नर हो गया, यानी आप लोग खुद सीख रहे हैं वही हुआ। तो आपका गुण क्या होना चाहिए? आप सीख रहे हैं तो आपके अंतर्गत क्या होना चाहिए? तो अधिगम के लिए छात्र का सबसे बड़ा गुण कौन सा है, इसके बारे में अच्छी याददाश्त। दोस्तों आपकी अच्छी याददाश्त होना चाहिए। तो अच्छी याददाश्त के लिए आपको करना क्या है? तो अच्छी याददाश्त के लिए आपको खुली स्वस्थ हवा में अपने आप को ढालना है, ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना है आपको। उसके बाद देखा जाए तो कुछ भोज्य पदार्थ अच्छी तरीके से लेना है। ठीक है, 24 घंटा अगर देखा जाए तो आप किसी सोच में आपको डूबा नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये सब अच्छी याददाश्त बढ़ाने के कुछ उपाय हैं जो कि आप अपना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छी संचार क्षमता। जो अच्छी संचार का मतलब क्या है? यहाँ फ़ोन क्या करता है? तो फ़ोन हमें यहाँ की बात या हमारी सूचना को दूसरे तक पहुँचाती है। तो यहाँ पर अच्छी संचार का क्षमता का मतलब कि आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए जो कि आपके अंदर जो है वो बाहर प्रस्तुत कर सके। उसके बाद कड़ी मेहनत है, उसके बाद सीखने का जिज्ञासा। आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा अगर नहीं है, मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि आपको खूब पढ़ा दें, वीडियो दिखा दें, आपको पर्सनल बता दें, आपको लिख के बता दें, आपको जगाए रहें, आपको बहुत सारा काम कराएं। ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं रहेगी दोस्तों, तो हम लाख कोशिश करके भी आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये है कि सीखने के लिए
आपके अंदर जिज्ञासा जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात हम बता देना चाहते हैं कि जैसे हमारे घर, आपको हम बता देना चाहते हैं कि हर एक घर के लोग, गार्जियन यही चाहता है कि मेरा लड़का, मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरी बहन ये पढ़ करके तेज हो, बढ़िया हो। गार्जियन क्या करता है, गार्जियन चाहता है, जगाता है, लेकिन अगर बच्चों के अंदर ही जिज्ञासा मर चुकी है तो आप उसको लाख करके भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जिज्ञासा पैदा किया जा सकता है, जुनून पैदा किया जा सकता है। कोई भी अगर मरा हुआ व्यक्ति है, यानी उसके अंदर जिज्ञासा एकदम बिल्कुल मर चुकी है, उसको भी अगर आदमी चाह दे तो उसके अंदर जिज्ञासा पैदा कर सकता है और उसको आगे बढ़ा सकता है। ये सब सीखने की जिज्ञासा के अंतर्गत होता है। ठीक है, अब यहाँ तो अधिगम कर्ता के गुण हो गया। अगर यहाँ पर अगर दे दे कि शिक्षक, नेक्स्ट है टॉपिक, इस पर हम चर्चा करेंगे, छोड़िए। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या चीज, तो 8वां क्वेश्चन पूछा गया कि पाठ्यक्रम निर्माण के पद। दोस्तों ये भी देखिए, पाठ्यक्रम का निर्माण के पद क्या क्या हैं। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इस चीज को, जैसे पाठ्यक्रम का निर्माण में शिक्षक की भूमिका, यहाँ पर देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की भूमिका, पाठ्यक्रम निर्माण में विद्यालय की भूमिका इत्यादि, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एकदम 100% हम लिख करके ये बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपसे आएगा ही आएगा। तो आप अगर प्रश्न को, आप जो हम पढ़ा रहे हैं इसको ध्यान से लास्ट तक केवल देखिए, आप निश्चित हम कर सकते हैं कि आप एग्जाम दे करके आइएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन किया और जो हम बताए थे उसमें से कितना आपको लाभ हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि पाठ्यक्रम निर्माण के पद। तो दोस्तों पाठ्यक्रम निर्माण के जो पद होते हैं, पहला आप महत्वपूर्ण देखेंगे तो शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान। दोस्तों जब हम पाठ्यक्रम का, जैसे मान लीजिए क्लास 8 का हम हिंदी का बुक का निर्माण कर रहे हैं, बुक को लिख रहे हैं, तो उसमें हम कौन कौन से पाठ्यक्रम, कौन कौन से टॉपिक उसमें डालेंगे, कितना टॉपिक डालेंगे, ये सब हमें शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान, यानी कक्षा 8 में हमारा शैक्षिक पहचान है, क्या उसको पढ़ाना है इत्यादि को हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो पहला पॉइंट हो जाता है निर्माण के पद के अंतर्गत शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान। ठीक है, कितना हमें उसको शैक्षिक देना है। अब नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट हो जाता है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। दोस्तों जो हमें पढ़ाना है, हम क्या पढ़ाना चाहते हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, तो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण आपका दूसरा पॉइंट हो जाता है। और तीसरा पॉइंट देखेंगे तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण, यानी शिक्षा का उद्देश्य है उसका वर्गीकरण करना है। चौथा पॉइंट विषय वस्तु का चयन एवं संगठन, विषय वस्तु के चयन हेतु मापदंड, अधिगम अनुभवों का चयन एवं संगठन। छठा हो जाता है मूल्यांकन महत्वपूर्ण लिख। दोस्तों लास्ट में मूल्यांकन तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत या लेसन प्लान के अंदर मूल्यांकन करना ही करना होता है। ठीक है, अब देखेंगे 9th नंबर का प्रश्न पूछा गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे 9th नंबर का प्रश्न ये है कि सामाजिक अति संवेदनशीलता। समाज के क्षेत्र में अगर देखा जाए संवेदनशीलता, यानी कोई एक्सपायर कर जाता है। ठीक है, सपोज आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ, इस तरीके से अगर हम समझाना चाहें तो आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कोई किसी के घर एक्सपायर कर जाता है तो लोग जाते हैं, उसको संवेदनशीलता यानी उसको ढाढ़स बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कहीं कोई घटना घटित हो जाती है तो वहाँ की जो स्थिति है वो संवेदनशील हो जाती है। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत आप देखेंगे तो सामाजिक अति संवेदनशीलता, समाज के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अति संवेदनशीलता क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग 1 लाइन 2 लाइन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सामाजिक संवेदनशीलता यह सामाजिक अंतःक्रियाओं में संकेतों और संदर्भों को पहचानने, अनुभव करने और समझाने की एक व्यक्तित्व की क्षमता है। इसका अर्थ है कि आप किस हद तक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझते हैं और सामाजिक मापदंडों के सामान्य ज्ञान से आप कितने परिचित हैं। दोस्तों यानी ये है कि दूसरे के भावनाओं को, दूसरे के भावना, यानी समाज क्या है, समाज आप देखें तो आप और हम समाज हैं, और हम और आप दूसरे के भावनाओं को कितना समझते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या आपसे चाहते हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं, समाज हमसे क्या चाहते
चाहता है उसके भावनाओं को समझना, उसके प्रति संवेदनशील रहना, ये सामाजिक संवेदनशीलता के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब 10वां देखा जाए अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत यहाँ पर, तो 10वां जो क्वेश्चन आपका है ये पाठ्यक्रम निर्माण में अध्यापक अनुभव का महत्व। तो अभी जो हम बोल रहे थे आपसे ना कि पाठ्यक्रम निर्माण में अध्यापक, अब यहाँ पर है क्लास 8 का पाठ्यक्रम, आप हिंदी का बुक निर्माण कर रहे हैं और निर्माण करते समय एक अध्यापक यानी आपका क्या भूमिका है दोस्तों। आप अपने आप खुद सोचिएगा कि हम कक्षा 8 का कॉपी हिंदी का, संस्कृत का, सामाजिक अध्ययन का किताब लिखने जा रहे हैं, तो हमारी भूमिका क्या होने। सबसे भूमिका पहला तो आपका ये होना चाहिए कि बच्चों को आप देखिए, अगर क्लास का कक्षा 8 का बच्चा है तो क्या वो जान सकता है, आपके अंदर वो तो जानकारी जरूर हो जानी चाहिए कि क्लास 8 का बच्चा है तो उसको हम कौन कौन सा टॉपिक दे सकते हैं, कहाँ तक उसका ब्रेन डेवलप है, कितना उसमें हम डालेंगे तो वो उसको देख लेगा, समझ सकता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपका क्या अध्यापक अनुभव का क्या महत्व है। अगर यहाँ पर देखिए, सॉरी एक बात और यहाँ पूछा गया, ये तो मान लीजिए कि अध्यापक का महत्व हम बता दिए थे, लेकिन यहाँ अध्यापक अनुभव का महत्व पूछा है। तो अध्यापक अगर अनुभव वाला है, अध्यापक पहले से पढ़ाया लिखाया है, तो वो देखेगा, पाठ्यक्रम निर्माण करेगा तो और अच्छी तरीके से करेगा, उसमें अनेक प्रकार की जो अपना उसके अंदर अनुभव रहेगा वो उसमें पिरो देगा पाठ्यक्रम में। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ठीक है, ये तो बिल्कुल जरूरी है। पाठ्यचर्या यानी सुबह से शाम तक जो या पाठ्यक्रम जो होता है, ये शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति होती है। यह एक ऐसा साधन है जो छात्र तथा अध्यापक को जोड़ता है। ठीक है, अध्यापक पाठ्यचर्या के माध्यम से छात्रों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास के लिए प्रयास करता है। पाठ्यचर्या द्वारा छात्रों को जीवन जीने की शिक्षा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों ये पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम जो होता है ये छात्रों के निर्माण में, शिक्षा के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखेंगे सेशन बी के अंतर्गत आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, और पांचों को आपको 200 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक सांस्कृतिक पर पाठ्यक्रम विकास को कैसे प्रभावित करता है। यहाँ पर हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं, आप लोग खुद लिख सकते हैं। जैसे सामाजिक संस्कृति पर, ठीक है, समाज क्या है, तो समाज हम लोग जिस समाज के घर का वातावरण, आप कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज का सामाजिक वातावरण क्या है, घर का सामाजिक वातावरण क्या है, मार्केट जा रहे हैं वहाँ का सामाजिक वातावरण, यानी जो सामाजिक है। संस्कृति क्या है, संस्कृति रक्षाबंधन त्यौहार है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, हिंदू मुस्लिम का सांस्कृतिक जो प्रोग्राम होता है 15 अगस्त को, जो तो ये सामाजिक संस्कृति हो गया। ठीक है, इस पर पाठ्यक्रम विकास को कैसे, एक पाठ्यक्रम विकास को कैसे प्रभावित करता है। तो दोस्तों जैसे पाठ्यक्रम का जब हम लोग निर्माण करते हैं तो आप लोग देखेंगे हैं कि दीपावली, ईद, बकरीद, होली इत्यादि पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दोस्तों अगर ये शब्द शामिल अगर नहीं किया जाए पाठ्यक्रम का के विकास में, अगर हम ये सब कुछ नहीं डालते हैं, अगर आप खुद सोचिए कि आपको रक्षाबंधन, होली, दिवाली, ईद, बकरीद या कोई भी प्राकृतिक या सांस्कृतिक जो भारत का विरासत है उसके बारे में अगर आपको न पढ़ाया जाए, न बताया जाए पाठ्यक्रम के, तो क्या आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो वही पाठ्यक्रम का जो विकास है उसमें अगर ये सब जो प्राकृतिक है, सामाजिक से, समाज से संबंधित है, संस्कृत से संबंधित है, अगर विषय वस्तु टॉपिक नहीं डाला जाए तो हमारा जो ये जो भी कल्चर था आधुनिक युग का वो सब सारा समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो ये है सामाजिक संस्कृति पर पाठ्यक्रम विकास को कैसे भी प्रभावित करता है। ठीक है, अब इसी क्रम में तीसरा आप क्वेश्चन देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पूछा गया कि पाठ्यक्रम विकास में अधिगम केंद्रीय उपागम के बारे, अभी हम लोग पर्यावरण उपागम के बारे में पढ़े थे, तो वही अधिगम का केंद्रीय उपागम क्या होता है। ठीक है, अधिगम का केंद्रीय उपागम क्या होता है दोस्तों, तो शिक्षा का अधिगम कर्ता केंद्रीय दृष्टिकोण विद्यार्थी को केंद्र में रखता है और बच्चे के अनुभव और जरूरतों को प्रधानता देता है। यह दृढ़ता से मानता है कि जब बच्चों को अपनी गति से काम करने की स्वतंत्रता दी जाती है तो वे अवधारणाओं को कुशलता से आत्मसात करने की क्षमता विकसित करते हैं।
दोस्तों यहाँ पर केवल मात्र ये समझ लीजिए कि जो ये पाठ्यक्रम आप लोगों से हम बार बार पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का क्लास 8 का हिंदी या संस्कृत है ये सब बुक कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आप लोग खुद भूल जाते हैं कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या क्या होता है। आए दादा पाठ्यक्रम हम लिखें कि पाठ्यचर्या लिखें, ये क्या चीज़ है? पाठ्यक्रम पूछ रहा है कि पाठ्यचर्या पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन ये पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या अलग अलग होता है दोस्तों। पाठ्यक्रम ये होता है कि क्लास के अंतर्गत 1 घंटे के अंतर्गत जो टीचर पढ़ाता है, एक पाठ्यक्रम का एक अंश पढ़ाता है, उस पाठ्यक्रम के द्वारा ही पढ़ाता है। और पाठ्यचर्या होती है कि आपको सुबह से लेकर के शाम तक घंटी बजने से लेकर के छुट्टी की घंटी बजती है, उस क्रिया के अंदर आप खेल कूद प्रार्थना आवागमन यानी भ्रमण मेले ये आदि जो भी क्रियाकलाप होता है वो सारे के सारे पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख लिए केंद्रीय उपागम का मतलब ये हो गया कि जब आप पाठ्यक्रम यानी बुक का निर्माण हो रहा है, बुक का विकास में केंद्रीय अधिगम का मतलब हो गया कि केंद्रीय अधिगम में बच्चे ही आते हैं। बच्चों को अब हम लोग केंद्र में रख करके उसके चारों तरफ सारा विकास करने के लिए हम लोग निर्माण करते हैं। किसका? तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं कि ये बच्चा हमारा केंद्र है, इसी के लिए विद्यालय बना है, इसी के लिए पाठ्यक्रम बना रहा है, इसी के लिए टीचर रखे जा रहे हैं, इसी के लिए स्कूल कॉलेज का डेवलप किया जा रहा है, इसी के लिए यूनिवर्सिटी बन रहा है, इसी के लिए किताब बन रहा है, इसी के लिए पेन बन रहा है। यानी बच्चा के लिए ही सब कुछ बन रहा है। ये सारे स्ट्रक्चर बच्चों के लिए ही तैयार किया गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और बच्चों के अनुसार ही हमें पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या विद्यालय का वातावरण का आदि का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे पर्यावरणवादी उपागम। दोस्तों यहाँ पर फिर आ गया पर्यावरणवादी, तो हम ये आपसे बात करना चाहेंगे और या तो आप यहीं समझ लीजिएगा, नहीं तो हमारा वीडियो बना हुआ है उस वीडियो को आप जा करके देख लीजिएगा, विस्तृत आपको थोड़ा सा और मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पर्यावरणवादी उपागम क्या होता है? तो दोस्तों पर्यावरणवादी का मतलब, पर्यावरण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये बात बनती है, तो पर्यावरण जिस आप परिवेश में रहते हैं वही आपका पर्यावरण होता है। पर्यावरण का परिभाषा अगर देखा जाए तो जिस आवरण से हम ढके हुए हैं वही मेरा पर्यावरण है, ठीक है। आप मान लीजिए कि आप गांव से आते हैं, ठीक है, आप किसी गांव से आते हैं, आपके अगल बगल में 100-200 घर हैं, ठीक है। आपके गांव में आपके घर के अगल बगल में 200 घर हैं, बहुत सारे घर हैं। तो आपका जो वातावरण है, आपका जो पर्यावरण है, वो पर्यावरण कैसा है, इसका प्रभाव, इस पर्यावरण का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो ये पर्यावरण के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अनुकूल का उपागम यानी पर्यावरण उपागम का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अनुकूल का उपागम पर्यावरण को उसकी भौतिक विशेषताओं के रूप में ग्रहण करता है और व्यक्ति को एक जैविक व मनोवैज्ञानिक प्राणी मानता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण में विद्यमान खतरों को टालना होता है। अवसर संरचना व उपागम पर्यावरण के उद्देश्य और देश काल से जुड़ी हुई विशेषताएं उसमें प्राप्त अवसर तथा सुविधाओं पर बल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पर्यावरणवादी उपागम का पाठ्यक्रम विकास में वर्णन के। तो पाठ्यक्रम विकास जो आप किताब लिख रहे हैं उसमें पर्यावरण का कितना रोल है आप शायद लिख सकते हैं, हम पूर्ण विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 5वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन यहाँ पर पाठ्यक्रम निर्धारकों में अध्यापक अनुभव की विवेचना। ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर एक ठो देख चुके हैं, ठीक है, ऊपर हम लोग अभी देखे थे। लेकिन आपसे ये दो प्रश्न पूछा गया। अभी जो एग्जाम हुआ है आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका एग्जाम हुआ है उसी से संबंधित ये रिलेटेड आपका पेपर है, ठीक है। तो पाठ्यक्रम निर्धारण में अध्यापक अनुभव की विवेचना कीजिए, ठीक है। शब्द को घुमा करके देता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर अनुभव की विवेचना कीजिए, अध्यापक अनुभव की विवेचना को कहीं उसका महत्व दे देगा। तो ये आपको नहीं ध्यान देना, आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम निर्धारकों में अध्यापक अनुभव अगर ये पढ़ रहे हैं उसकी विवेचना कीजिए, उसके महत्व बताइए, उसके गुण बताइए, इत्यादि के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। तो पाठ्यक्रम निर्माण आप करेंगे तो उसमें अध्यापक का अगर अनुभवधारी रहेगा तो पाठ्यक्रम में सीधा झलकेगा और वो एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर। दोस्तों यहाँ पर हेडिंग अगर आपको बनाना पड़े तो आप क्या करिएगा, जैसे ये दे दिया है पाठ्यक्रम निर्धारकों में अध्यापक अनुभव की विवेचना। कोई स्टूडेंट होगा तो केवल ये प्रश्नोत्तर संख्या लिखेगा, प्रश्न संख्या 5वां खंड अ,
ठीक है, खंड ब, ये लिख करके यहाँ से लिखना शुरू कर देगा। कोई हेडिंग से कोई मतलब नहीं, उसको ये केवल करना है कि हमें 2 पेज किसी भी हालत में भर देना है। उसके अंदर मानसिकता बना हुआ है कि हमें 2 पेज भर देना है। तो जो व्यक्ति 2 पेज भरेगा उसको अगर देखा जाए तो नंबर ज़्यादा मिलेगा, या आप पाठ्यक्रम निर्धारण में अध्यापक अनुभव की विवेचना करें तो इसमें आप 3 या 4 हेडिंग बना सकते हैं, प्रश्न को देख करके हेडिंग बना सकते हैं। सबसे पहला अगर आप बनाना चाहें तो पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ्यक्रम लिख करके, पाठ्यक्रम क्या होता है, तो क्लास में बच्चों को 1 घंटे के अंतर्गत जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो पाठ्यक्रम कहलाता है। पाठ्यक्रम की अगर परिभाषा आपको याद है तो यहाँ पाठ्यक्रम की 1 लाइन में परिभाषा लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि पाठ्यक्रम निर्धारण में अध्यापक का अनुभव, उसके बाद अनुभव दे देंगे, और उसके बाद अनुभव लिख करके पाठ्यक्रम निर्धारण में अध्यापक अनुभव की विवेचना। ठीक है, ये 3-4 हेडिंग इसी प्रश्न के अंतर्गत आप चाहें तो बना सकते हैं। और आप हेडिंग अगर दे देते हैं तो दोस्तों आपको अगर 5 नंबर है तो आपको 4 नंबर कोई देने से हिचकिचाहट नहीं करेगा। उसके मुताबिक जो बिना हेडिंग का लिखा हुआ, जो बिना हेडिंग का लिखा हुआ है, राइटिंग भी ठीक नहीं है तो उसको क्या करेगा, एग्जामिनर एक पॉइंट व्यू अपना कर लेता है कि हमें कितना नंबर देना है, उस तरीके से लिखेंगे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। जो हेडिंग अगर उसके सामने जैसे ही जिस बच्चे का किसी बच्चे का हेडिंग वाला आ जाएगा तो उसको सीधे 4 नंबर दे करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हेडिंग का महत्व। अब देखिए छठा नंबर क्या, छठा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तो दोस्तों अधिगमकर्ता है, अधिगम की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो अधिगमकर्ता कौन होता है आप लोग जान चुके हैं। तो जो आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्नर है, वो अधिगमकर्ता है। और अधिगम क्या होता है कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, तो आप कुछ तो सीख रहे हैं, लेकिन क्या सीख रहे हैं आप, पेपर नंबर फर्स्ट, नॉलेज एंड क्यूरिकुलम सीख रहे हैं, ये आपका अधिगम हुआ। ठीक है, अधिगम करता क्या है तो आप हो गए, और अधिगम क्या कर रहे हैं तो आप मोबाइल से जो सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं ये आपका अधिगम है। ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत विशेषता क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा पॉइंट व्यू से देख लेते हैं, क्योंकि आपको बीएड में लिखना है। ठीक है, ज्ञान के निर्माण में अधिगमकर्ता की ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका। अधिगमकर्ता की आप नहीं रहिएगा, अगर आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आप नहीं रहिएगा तो क्या मैं यूट्यूब से वीडियो बनाऊंगा, क्या जरूरी है, कौन देखेगा हमारा फिर। तो आपका महत्व उसी तरीके से देखा जाए तो ज्ञान के निर्माण में अधिगमकर्ता का ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान के निर्माण में जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, उसी का महत्वपूर्ण रोल है, उसी का महत्वपूर्ण भूमिका है रहती है। तथापि अधिगमकर्ता हेतु अन्य सरल अधिगम के वातावरण का पृष्ठभूमि तैयार करने में तथा अधिगमकर्ता को प्रेरित करने, उसके सकारात्मक, भावात्मक और निर्माण करने, स्वयं संचालित अधिगम का आधार तैयार करने, अपनी अभिकृत संस्थाओं क्षमताओं में तथा मिलकर अधिगम की विशेषता एवं प्रकृति निम्नलिखित है। ठीक है, ये होता है। अब देख लेते हैं विशेषता क्या है अधिगमकर्ता का। तो यहाँ सीखना, व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, सीखना क्या है, सीखना का मतलब क्या है, लर्निंग, सीखना लर्निंग हो गया। और सीख करके हम अपने व्यवहार में जो परिवर्तन करते हैं वही एक देखा जाए तो क्या हो गया, सीखना। ठीक है, अब सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। उसके बाद से है अर्जित व्यवहार की प्रकृति अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। सीखने का संबंध अनुभवों की नवीन व्यवस्था से होता है। सीखना वातावरण और क्रियाशील का उपज है। सीखने का एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण होता है। ठीक है, ये हो गया। अब सेशन सी के अंतर्गत आपको 2 प्रश्न करने हैं दोस्तों। ये आपसे 500 शब्दों में आपको लिखना है, और 500 शब्दों के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें 15 नंबर आपको मिलेंगे। तो आप 2 क्वेश्चन करने के लिए हम ये कहेंगे कि आप 1 घंटा बचा करके रखिएगा। इन दोनों क्वेश्चन को 1 घंटा में आधा घंटा आप ले सकते हैं, 30-30 मिनट। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता व पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत व गुण दोष को बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन आप एकदम लास्ट तक हम पढ़ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। ये जो आप प्रश्न है, ये प्रश्न से ही आपको लगभग हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पाठ्यक्रम होता क्या है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम होता क्या है, अब ध्यान से थोड़ा सा देखिए, हम केवल पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ्यक्रम शिक्षा की पद्धति का आवश्यक अंग है। पाठ्यक्रम शिक्षा की, एक सेकंड थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं।
ठीक है। पाठ्यक्रम शिक्षा पद्धति का आवश्यक अंग है। शिक्षक, सॉरी अभी भी कलर थोड़ा सा ये हो रहा है। हाँ, शिक्षक किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग करे, किसी भी शिक्षण पद्धति का अनुसरण करे एवं कोई भी विषय पढ़ाए, उसे एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार कार्य करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के बिना न तो, पाठ्यक्रम का मतलब क्या, क्लास में जो हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, जो उसका कॉपी किताब है, जो किताब है वही पाठ्यक्रम है, किताब के अंतर्गत जो भी पढ़ना है वही वो पाठ्यक्रम है। ठीक है, ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो पाठ्यक्रम के बिना न तो वह शिक्षण को व्यवस्थित कर पाता है और ना ही शिक्षण के व्यापक तथा तत्कालीन उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो सकता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम दो शब्दों के योग से बना है दोस्तों। पाठ्यक्रम दो शब्दों के योग से बना है। पाठ्यक्रम क्रम अर्थात पढ़ने योग्य सामग्री का क्रम। ठीक है, यानी ठीक है। अब यहाँ आप लोग देखेंगे पाठ्यक्रम की परिभाषा। एक परिभाषा हम यहाँ दे दे रहे हैं, कनिंघम, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। पाठ्यक्रम का अभिप्राय मनुष्य जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव के सार से लिया जाता है। संक्षेप में वह पाठ्य विषयों का व्यवस्थित स्वरूप है जो अनेक विद्वानों के सहयोग से निर्मित होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अब देखेंगे पाठ्यक्रम की आवश्यकता। पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है, तो आप लोग खुद सोचिए ना, पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है। जो आप किताब पढ़ते हैं, किताब आपके पास अगर नहीं रहेगी तो क्या होगा, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है आपको, यही इसमें लिखना है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही स्पष्ट किया जाता है कि विद्यालय में विभिन्न स्तरों पर किस किस विषय का ज्ञान छात्रों को दिया जाएगा। इस प्रकार पाठ्यक्रम में पाठ्य सामग्री का निर्धारण होता है जिससे शिक्षण प्रक्रिया को सुनियोजित करने में सहायता मिलती है। ठीक है, अब देखेंगे कि पाठ्यक्रम के निश्चित होने से अध्यापक को यह पता लगता है कि पूरे शिक्षण सत्र के दौरान उसे किस कक्षा विशेष को क्या व कितना पढ़ाना है। ठीक है, शिक्षक को यह क्लियर हो जाता है कि मान लीजिए कि उसके पास 20 टॉपिक है तो साल भर में वो कैसे पढ़ाएगा, ये सब क्लियर हो जाता है। छात्रों को भी यह पता चल जाता है कि किसी कक्षा विशेष में उन्हें पूरे शिक्षण सत्र के दौरान क्या क्या पढ़ना व सीखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे कि पाठ्यक्रम माता पिता का मार्गदर्शन करता है। पाठ्यक्रम की सहायता से अध्यापक कक्षा शिक्षण के दौरान अपने शिक्षण लक्ष्यों को नहीं भटकता है, यानी वो शिक्षण लक्ष्य से नहीं भटकता है क्योंकि उसके सामने पाठ्यक्रम किताब पढ़ा हुआ है कि हाँ इतने टॉपिक हम पढ़ा दिए, इतने लेसन कंप्लीट कर चुके, ये सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। अब देखिए पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो पाठ्यक्रम का निर्माण बहुत सोच चिंतन रखने वाली विद्वानों द्वारा करवाना चाहिए क्योंकि विद्यालय की सभी शैक्षिक क्रियाएं पाठ्यक्रम पर ही आधारित होती है। ठीक है, पाठ्यक्रम, अब देखिए पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों के अनुकूल हो। पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम जो है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुकूल, यानी जो आपका शिक्षा का उद्देश्य है, जो आप उस बच्चों को देना चाहिए उसके अनुकूल आपका पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, वही इसमें है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए मानसिक स्तरानुकूल। तो जो हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं वो बच्चे का स्तर देख लें कि बच्चे का एज, जैसे मान लीजिए कि 6 क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो 12 साल का, 12 साल का अगर हमारा बच्चा है तो 12 साल का बच्चा कितना उसका ब्रेन डेवलप हुआ है, कितना वो सीख सकता है, उस आधार पर हमें मानसिक स्तरानुकूल हमें पाठ्यक्रम का निर्माण बच्चे को देना चाहिए। अब देखेंगे क्रियाशीलता। तो तीसरा नंबर आ जाता है क्रियाशीलता। पाठ्यक्रम का आयोजन इस प्रकार से किया जाए जिसमें छात्र को स्वयं कार्य करने का अवसर मिले, जिससे कि छात्र क्रियाशील रह सके। जैसे बच्चों को अगर पाठ्यक्रम में कुछ ऐसा चीज दे देंगे कि बच्चे खुद करके सीखेंगे तो उसमें ज्यादा बच्चे क्रियाशील रहेंगे। अब सिद्धांत नंबर 4 आता है कि वातावरण के साथ एकीकरण। ठीक है, तो वातावरण के साथ एकीकरण भी अगर देखा जाए तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाहित होना चाहिए। और जैसे कि वातावरण कैसे घटित हो रहा है, वातावरण में क्या क्या हो रहा है, वातावरण कैसा है इत्यादि के बारे में भी बच्चों को पाठ्यक्रम के द्वारा जानकारी होनी चाहिए। 5वां नंबर पर आप देखेंगे तो समन्वय का सिद्धांत, यानी समन्वय का सिद्धांत ज्ञान स्वयं में पूर्ण इकाई है, विभिन्न विषय ज्ञान की उप इकाई है। ठीक है, ज्ञान स्वयं में पूर्ण इकाई है। ठीक है, उसमें देखा जाए तो उप विषय जो होता है ये उप इकाई के अंतर्गत आता है और ये सभी का आपस में सहसंबंध होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए उपयोगिता का सिद्धांत। तो उपयोगिता का सिद्धांत ये होना चाहिए कि जैसे हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो हमें पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत उपयोगिता सिद्ध होना चाहिए। जो हम बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं उसका हमें उपयोगिता यानी मूल्यांकन करें तो वो बच्चे उसके बारे में जान सकें और उसका जो उनको बताया जा रहा है उसका उन लोगों के समाज में, उनके व्यवहार में उसका भी लाभ हो। अब 7वां नंबर देखें निरंतरता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि परिचित व ठोस तथ्यों की सहायता से अपरिचित व सूक्ष्म तथ्यों को जाने, इससे अधिगम में निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, अब लचीलापन का सिद्धांत। तो जो पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं वो लचीलापन होना चाहिए, ना कि ज़्यादा कठिन हो जिसको कि देख करके बच्चे पहले ही हार मान देगा, अरे हमसे नहीं होगा। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अब 9th नंबर इकाइयों में विभाजन, तो इकाइयों में विभाजन के अंतर्गत आप देखेंगे तो पाठ्यक्रम छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित होनी चाहिए। प्रत्येक इकाई के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। इसके पाठ्यक्रम सुबोध, सुस्पष्ट और सुग्राह्य होता है, ठीक है। अब देखेंगे पाठ्यक्रम के गुण। अब जो पाठ्यक्रम होता है, हम लोग किताब का क्या गुण है, किताब का गुण अगर देखा जाए तो गुण के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पाठ्यक्रम में समन्वय के सिद्धांतों का पालन किया जाए, पाठ्यक्रम में प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास आदि का ध्यान रखा जाए, पाठ्यक्रम सामग्री बच्चों के मानसिक एवं बौद्धिक स्तर के अनुकूल होती है, ठीक है। पत्र एवं निबंध रचना के माध्यम से लिखित होता है, अभिव्यक्ति योग्यता को विकसित कर भावी जीवन को के लिए तैयार किया जाता है। अब पाठ्यक्रम के दोष अगर देख लें आप कि पाठ्यक्रम का दोष क्या है, तो पाठ्यक्रम में उचित क्रम का अभाव होता है। एक स्तर का पाठ्यक्रम दूसरे स्तर के पाठ्यक्रम से पूरी तरह से संबंधित नहीं होती है। बाल मनोविज्ञान का पूरा तरह ध्यान नहीं रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसका दोष आप देखेंगे तो पाठ्यक्रम में साहित्य क्रियाओं का उचित स्थान नहीं है, पाठ्यक्रम को सामाजिक जीवन से संबंधित नहीं किया गया है। समन्वय यहाँ थोड़ा सा ये गलत हुआ है, समन्वय के सिद्धांत का भी पूरी तरह पालन नहीं किया गया है। तो दोस्तों अब इसके साथ अगर ये देखा जाए तो लास्ट आपका क्वेश्चन हो जाता है कि पाठ्यक्रम विकास में अध्यापकों की भूमिका। तो दोस्तों ये जो पाठ्यक्रम होगा उसका आपको विकास करना है, तो उसमें अध्यापक की भूमिका आपको 10 नंबर के क्वेश्चन 15 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों हम यहाँ पूर्ण विश्वास करते हैं कि ये पाठ्यक्रम विकास में अध्यापक की भूमिका आप अवश्य लिख लेंगे। अगर नहीं लिख पाते हैं तो आप अपने को अध्यापक मानेंगे और ये सोचेंगे कि क्लास 6 के बच्चों के लिए हम किताब लिख रहे हैं और उसमें आप किन किन बातों का ध्यान दीजिएगा, वही ध्यान देते जाइएगा और हेडिंग बनाते जाइएगा और लिखते जाइएगा। सबसे पहले आप पाठ्यक्रम के बारे में बताइएगा, पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा, उदाहरण, उसके पाठ्यक्रम का विकास। उसके बाद आप लिखिएगा पाठ्यक्रम विकास में अध्यापकों की भूमिका, ठीक है, इत्यादि के साथ आप अपना ये क्वेश्चन समाप्त करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी आपको अच्छी मिली हो, तो इस तरीके से सारे सब्जेक्ट जो आपके 4 सब्जेक्ट है ना, चारों सब्जेक्ट के हम एग्जाम से पहले आपको हम मॉडल पेपर हल करा करके देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे द्वारा नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और पुराने जो हमारे स्टूडेंट हैं या नए भी हैं तो अपने कॉलेज के ग्रुप में अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।